हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट से। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक है। बिजनेस रिसर्च में भी हमारे 5 टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। 5 यूनिट है, सॉरी। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। मीन्स इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बिजनेस रिसर्च होता क्या है, उसका क्या स्कोप एंड इम्पोर्टेंस है। देन रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बहुत से मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मेथड्स होते हैं रिसर्च के, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कि किस तरह से रिसर्च को किया जाता है। देन एक मेजर टॉपिक इसी में आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन का। ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन पार्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले हमें बिजनेस रिसर्च स्टडी करने से पहले ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च क्या होता है, राइट। रिसर्च, देखिए, रिसर्च में 2 वर्ड आपके आ रहे हैं। एक आता है, अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक आपका वर्ड है री, और एक आपका वर्ड इसमें आता है सर्च। मीन्स तो जब भी वर्ड आए आपका, देखिए, री री मतलब होता है किसी चीज़ को अगेन करना। एक मिनट। या मीन्स अगेन किसी चीज़ को करना, बार बार रिपीट करना वर्क को, किसी भी काइंड के वर्क को, तब हम लोग री को ऐड करते हैं। एंड सर्च मीन्स यूजुअली डिस्कवर करना या कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना। ठीक है। रिसर्च मीन्स कोई ऐसा नहीं कि एकदम आप स्क्रैच से करते हो, बट जो ऑलरेडी डिस्कस्ड कुछ चीज़ें हैं या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कोई चीज़ है, कोई थ्योरी है या कोई एक कॉन्सेप्ट है जिस पे लोग बिलीव करते हैं, उसके बारे में जब आप वापस से सर्च करना स्टार्ट करते हो और स्टडी करते हो, उसको डेप्थ में स्टडी करते हो कि और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या कहीं पे अगर वो लैग कर रहा है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस को लेके उसको वापस से फाइंड आउट करना, री एनालिसिस करना, प्रॉपर स्टडी वापस से करना, कि और उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकें। वेन एवर वी आर फैमिलियराइजिंग विद द वर्ड रिसर्च, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर समथिंग और वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एनीथिंग, राइट। मीन्स कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो थ्योरी के अगर कोई क्रिटिसिजम्स है, ऑफकोर्स कोई भी थ्योरी भी हो तो परफेक्ट नहीं होती, हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता ही है, कोई ना कोई पर्सन। उसको जो क्रिटिसिज्म उसके हैं वही उसकी लिमिटेशंस होती है, तो उन लिमिटेशंस को लेके ये फाइंड आउट करना कि कैसे उस गैप को फुलफिल किया जाए, या वो जो प्रॉब्लम है उसकी, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं, डिस्कवरी करते हैं एंड रिसर्च करते हैं, कि उसको फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एक नया सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, राइट। व्हेन रिसर्च का वर्ड आपका इनिशिएट हुआ, इसी के साथ एक वर्ड देखिए यहाँ पे और है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या होता है, या मेथोडोलॉजी में भी मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं। मेथड्स एंड प्रोसेस का यूज़ करके मीन्स कुछ प्रिंसिपल है, मीन्स कोई भी वर्क करना, कोई स्टडी करना जो कि किस पे बेस्ड हो, सम काइंड ऑफ मेथड्स और प्रिंसिपल्स पे, मेथड्स और प्रिंसिपल्स का यूज़ करके देन कोई भी वे को कैरिड आउट करना, कोई भी वर्क को कैरिड आउट करना। ऑफ कोर्स रिसर्च में भी हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं रिसर्च करने की, या उसको डेटा को एनालाइज करने की टेक्निक्स होती हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मेथड्स को यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग रिसर्च को कैरिड आउट करते हैं, राइट। नाउ वी विल डिस्कस विद डी बिजनेस रिसर्च, राइट। स्टार्ट करेंगे हम लोग बिजनेस रिसर्च से। बिजनेस रिसर्च मीन्स बिजनेस का वर्ड यूज़ हुआ है रिसर्च के साथ। बिजनेस मीन्स कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हो रही है। रिसर्च हम करें, अगर बिजनेस के लिए रिसर्च करें, दैट मीन्स बिजनेस के देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक मार्केट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एचआर है। बिजनेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए पहले से फोरकास्टिंग हमने करनी रहती है। उस फोरकास्टिंग के लिए भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस रिसर्च। Yeah. Here it is a meaning of business research. It is a process of gathering thorough information on all aspects of a company's operation and applying that information to improve operational excellence, which can lead to an increase in sales and profits. Of course, business का ही मेन मोटिव होता है सेल्स या प्रॉफिट को ही इंक्रीज करना, कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना बिजनेस ग्रोथ करेगा और सर्वाइव करेगा। बिजनेस रिसर्च मीन्स एक प्रोसेस होता है जब इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस में हो रही हैं, या क्या फर्दर न्यू इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेल्स को और इंक्रीज़ कर सकते
हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, गैदर करना, देन उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक बेटर एंड एफिशिएंट वे में इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने बिजनेस के वर्किंग ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट करना। देन उन इम्प्रूवमेंट के साथ ये रिजल्ट आए कि हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाए। सो बिजनेस में भी डिफरेंट चीज़ें होती है, लाइक आपको एक्सपेंशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई कस्टम इनोवेशन नया करना है। सो उसके लिए सबसे पहला होता है मेथड जो आता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना, देन उसको एनालाइज करना। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस में मैनेजमेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना है। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको एनालाइज करना है, उनसे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड को एनालाइज करना है। सो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये बिजनेस रिसर्च का ही एक पार्ट होता है, राइट। एंड बिजनेस रिसर्च एक मैनेजमेंट टूल भी होता है। मैनेजर ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग कौन करे, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट ही करता है। तो मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, या कंपनी वर्क कर रही है तो बहुत से रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती है। उन अनसर्टेनिटीज़ को कम करने के लिए मैनेजमेंट एक रिसर्च को एक टूल की तरह यूज़ करता है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिसर्च। नेचर ऑफ बिजनेस रिसर्च। सो फर्स्ट वन is different emphasis on theory and practice। देखिए ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये गोमेशन एक ऑथर थे, उन्होंने ये पॉइंट एड्रेस किया था, ठीक है। इनका क्या मानना था, देखिए कोई भी थ्योरी है, थ्योरी जब बनती है, तो कोई भी थ्योरी, कोई ऑथर थ्योरी लेके आता है। बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सी थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट के लिए थ्योरीज हैं, मार्केटिंग के लिए थ्योरीज हैं। तो वो थ्योरीज आपको क्या डिफाइन करती हैं, एक वे ऑफ डूइंग मीन्स बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हो, या मैनेजमेंट ही हो, तो वहाँ पे लोगों को किस तरह से चीज़ों को करना है, ऑपरेट करना है। फिनेंस एंड अकाउंटिंग की कितनी थ्योरीज हैं जो बताती है हमें कि अकाउंट्स में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर्ड करना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे से शो हो पाए। सो जो थ्योरीज भी बिल्डअप होती हैं, ये थ्योरीज किस पे बेस्ड होती है, रिसर्च पे बेस्ड होती हैं, रिसर्च बेस्ड। कोई भी थ्योरी बिल्ड जब होती है, पहले क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होती है, डेटा एनालाइज किया जाता है, देन टेस्ट किया जाता है कि डेटा वो जो आपने एनालाइज किया है उसका जो रिज़ल्ट आया है वो कितना करेक्ट है, किन किन एरियाज़ में वो रिज़ल्ट करेक्ट ही बैठता है, तो उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। देन जब जाके अगर वो करेक्ट होता है, हर एरियाज़ पे, हर सिचुएशन पे फिट बैठता है, तब वो एक थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी रिसर्च से ही स्टार्ट होती है। देन उस थ्योरी में जो चीज़ें बताई जाती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसा बिहेवियर रखना है बिजनेसमैन को या मैनेजमेंट को, उसके अकॉर्डिंगली ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी डाउन होते हैं। सो थ्योरी के थ्रू प्रैक्टिस इवॉल्व होती हैं। एंड ऑल्सो थ्योरी कहाँ से आती है, थ्योरीज भी हमारी बिजनेस रिसर्च से ही आती है, रिसर्च बेस्ड ही होती हैं थ्योरीज जितनी भी डेवलप्ड होती हैं। देन अनदर नेचर इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। देखिए कोई भी पर्सन है, बिजनेस रिसर्च किसी भी एरिया के लिए, किसी भी मार्केटिंग में भी रिसर्च आप कर रहे हो, कोई रिसर्च करना है तभी होती है ये रिसर्च जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कोई बिकॉज चेंजेस आते जाते हैं, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल बिजनेस डायनेमिक होता है, चेंजेस रैपिडली आ रहे हैं। सो क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन दिन पर दिन चेंज होती जा रही है, तो लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो कोई भी काइंड की प्रॉब्लम हो, कोई भी काइंड की स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम हो, या कोई काइंड का डिसीजन लेना हो, उस डिसीजन को लेने के लिए ही हम लोग रिसर्च को स्टार्ट करते हैं कि डिसीजन के लिए कैसा एक बेटर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। सो वहाँ से रिसर्च स्टार्ट होती है। सो कॉन्सिक्वेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही रिसर्च होता है कि प्रॉब्लम होती है तभी रिसर्च देन आप स्टार्ट करते हो। बेसिकली रिसर्च के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें से एक टाइप होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च
इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि बिजनेस रिसर्च ऑलमोस्ट जितने भी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं सबके लिए अलग अलग होती है। मीन्स कोई भी एक स्पेसिफिक इशू आया बिजनेस के लिए, लाइक बिजनेस को लगता है कि उनका पुराना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डिमांड उसकी नहीं आ रही है, सो उनको क्या इशू आया कि उनको नया प्रोडक्ट लाना है। सो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक इशू के लिए उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और देन उसका एक फॉर्मूला लेकर आए, राइट। सो ये अप्लाइड रिसर्च होती है। सो प्रॉब्लम कोई होती है तभी क्या होता है, रिसर्च का टॉपिक आता है। देन थर्ड वन इज कंडक्टेड इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। कंडक्टेड इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, रिसर्च भी देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एंड ओब्वियसली जब बिजनेस रिसर्च की बात करें तो बिजनेस एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हम लोगों ने स्टडी किया होगा, बहुत से फैक्टर से अफेक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, सो वैसे ही जो पुरानी थ्योरीज हैं या पुराने रिसर्च है वो वो सारे क्या होते हैं, वो रिजेक्टेड होते जाते हैं बिकॉज सिचुएशंस चेंज हो रही है। सो कंटिन्यूसली इसके लिए रिसर्च की नीड अराइज होती है बिकॉज जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है नाउ न्यू थ्योरी की ज़रूरत होती है, न्यू थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई वापस से सारी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं। देन फोर्थ थिंग इज रिसर्च के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स लेंदी फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेस। फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज, देखिए रिसर्च एक आपका बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करना और डेटा कलेक्ट करना तो लेंथी प्रोसीजर होता है, राइट। देन उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो अपना ओपिनियन लाते हैं कि कैसे आपने डेटा कलेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। देन उस डेटा को एनालाइज करना, उसका एक इंटरप्रिटेशन निकालना, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना। सो लेंथी प्रोसीजर होता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना रहता है। रिसर्च क्या है, बहुत एक लेंथी एक्सरसाइज इसमें इन्वॉल्व होती है। Then you can also write another point is it deals with different functional areas. डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, स्पेसिफिकली बिजनेस रिसर्च होती है। बिजनेस में देखिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग का फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा एचआर है, एचआर फिनेंस है, अकाउंटिंग है। सो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो हर फंक्शंस के लिए, हर एक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक काइंड की रिसर्च होती है। मार्केटिंग की रिसर्च अलग होती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड रिसर्च करना है सो उसका अलग कैटेगरी आ जाता है। आपने फिनेंस से रिलेटेड रिसर्च करना है तो उसका एक अलग कैटेगरी आ जाता है, राइट। सो हर जो बिजनेस रिसर्च है वो बिजनेस के जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं उन सब के लिए वर्क करते हैं और उन सब में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। Now we will discuss about the scope of business research. Scope of business research. सो स्कोप में देखिए सबसे पहला जो आता है बिजनेस रिसर्च की, अगर हम बात करें फिनेंशियल रिसर्च, ठीक है। ये बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है फिनेंस का, जहाँ पे रिसर्च की बहुत ही ह्यूज लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो फिनेंशियल रिसर्च मीन्स क्या, आपने जैसे डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या हमने रिटेन्ड अर्निंग करनी है। सो डिविडेंड डिसीजन वहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स का पर्सपेक्टिव जानना है, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। देन इसके अलावा हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखनी, कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन फ्यूचर, कितनी डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग फाइनेंस कलेक्ट करेंगे। सो वहाँ पे भी हमें रिसर्च करना पड़ता है, चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। देन अगर हमें बजटिंग भी करना है, अपने रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स जानने हैं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पे बिजनेस रिसर्च वर्क करता है। देन सेकेंड वन इज़ मार्केटिंग रिसर्च या मैनेजमेंट रिसर्च लिख सकते हैं सबसे पहले आप, ठीक है। मैनेजमेंट को लाइक मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट को करना है तो इन्हें पॉलिसीज़ बनाने रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स बनाने हैं, सबसे मेन फोरकास्टिंग करना है, ठीक है। फोरकास्टिंग का वर्क हो या फिर प्लानिंग करना हो, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो यही मेन ऐसे लोग होते हैं टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, होते हैं टॉप लेवल पे, जो लोग एक्चुअल में इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, डेटा का यूज़ करके उसको एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देन अनदर मार्केटिंग, बिजनेस का एक फंक्शन होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी रिसर्च का रिक्वायरमेंट होती है।
नीड होती है और रिसर्च अप्लाइड होती है। कैसे? देखिए, मार्केटिंग में आपने प्राइस डिटर्मिनेशन करना है, अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है कि कौन सी प्रमोशनल की टेक्निक्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो रही है, या अपने कॉम्पिटिटर्स का भी अगर हमें डेटा जानना है, कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइसिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है, देन इसके अलावा मार्केट में कैसी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। ठीक है, डिमांड कैसी है, कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने मार्केटिंग के कैंपेन स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो वहाँ पे भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। देन अनदर जहाँ पे एरिया, अकाउंटिंग रिसर्च, राइट, अकाउंटिंग रिसर्च। देखिए, अकाउंटिंग के थ्रू हम अपना फ्लो फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं, तो ये देखना कि सबसे ज़्यादा फंड का फ्लो है, फाइनेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ से आ रहा है, इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा आउटफ्लो बाहर कहाँ से हो रही है, कौन कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमारा मनी इन्वेस्ट हो रहा है। सो इससे क्या होगा, जितने भी आपके अनवांटेड लॉसेस हैं, अनवांटेड लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, उन्हें इनका रिडक्शन करने के लिए अकाउंटिंग रिसर्च हेल्पफुल होती है, राइट। देन आपकी आती है इसी में एक प्रोडक्शन रिलेटेड रिसर्च। ठीक है, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं। लाइक आपने अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्ट अपना बनाना है, सो प्रोडक्ट डेवलप करना हो या डाइवर्सिफिकेशन करना हो या एक्सपेंशन करना हो, या अपने न्यू जो भी प्रोडक्ट है उसमें अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम किसके बेसिस पे लाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केट में कस्टमर्स के द्वारा क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस लाने हैं तो वो भी उनकी नीड्स के एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंगली होगा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए भी रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। देन पर्सोनल मैनेजमेंट के लिए में भी रिसर्च का मेन रोल होता है, यहाँ पे भी आपका रिसर्च यूज़फुल होती है। लाइक लेबर की डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, मार्केट में लेबर की डिमांड कैसी है, ठीक है, एचआर हमें कितने पे सुटेबल मिल पाएगा, या एचआर की रिक्वायरमेंट्स हमें फ्यूचर में कितनी होगी, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, राइट। सो बिजनेस के जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ सब में आपकी रिसर्च की कुछ ना कुछ नीड्स होती है। सो रिसर्च का स्कोप आपके हर बिजनेस के फंक्शन पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, so now we discuss about the significance of business research. Significance of business research. तो बिजनेस रिसर्च की इम्पोर्टेंस एक क्या होती है, सबसे पहले आपका आता है असिस्टिंग मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, असिस्टिंग मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, बिजनेस में रिसर्च कर ही क्यों रहे, क्यों कोई पर्सन है, क्यों कोई बिजनेसमैन हो या मैनेजर्स हो वो अपना इतना कॉस्ट भी वेस्ट करे, कॉस्ट भी खर्च करे और टाइम भी वेस्ट करे इसमें। सो ये क्यों करते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कंजम्पशन कंज्यूम क्यों करते हैं अपने टाइम को, बिकॉज ये नीडेड होती है। मैनेजर को अगर डिसीजन लेना हो सो उनको बाहर के एनवायरनमेंट की स्टडी करना नेसेसरी होता है, उन सारे फैक्टर्स की स्टडी करना नेसेसरी होता है जो उन्हें और अफेक्ट करने वाले फर्दर फ्यूचर में, राइट। सो डिसीजन मेकिंग करना हो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, किसी भी एरिया के लिए, मैनेजमेंट को अगर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है या बिजनेस को एक्सपैंड करना है या बिजनेस साइकिल की स्टडी करनी है, हर काइंड के डिसीजन मेकिंग के लिए रिसर्च क्या करता है, हेल्पफुल होता है। देन सेकेंड वन इज अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं, थ्रेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी फाइंड आउट करना रहता है, स्वॉट एनालिसिस करना रहता है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए बिजनेस रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अपने आप को खुद को अपडेट रखेंगी मार्केट के साथ साथ, इंडस्ट्री के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को भी अपडेट रखेंगे, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसको सबसे पहले अडॉप्ट कर लेना, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना, वो तभी पॉसिबल है जब वो सारे उनको रिलेटेड एरियाज जो हैं उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। सो वो इन्फॉर्मेशन उन तक कब आएगी, जब वो सब रिसर्च हर कंटिन्यू करेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, बिजनेस के अपने जितने भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करते रहेंगे। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए बिजनेस रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
देन थर्ड वन इज यू कैन ऑल्सो राइट एज इवेल्युएटिंग मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करने के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इवैल्यूएट करना हो, या फ्यूचर में कैसी डिमांड क्रिएट होने वाली है मार्केट में, किस प्राइस पे लोग खरीदने को रेडी हैं, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, वो सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए भी रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। देन इसके इसी से रिलेटेड आपका आता है एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मींस फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है, उससे आपको पता चला कि लाइक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, सो आप पहले से एक्सपेंसेस को भी एस्टिमेट कर लेते हैं कि किन किन एरियाज़ में हमें एक्सपेंसेस लगेंगे, मे भी हो सकते हैं और रॉ मटेरियल परचेज करना पड़े या और लेबर को हायर करना पड़े। सो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए भी पहले से एक एस्टिमेशन हो जाता है और उसी के बेसिस पे हम देन बजट को प्रिपेयर करते हैं। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करना हो। ठीक है, सो उसके लिए भी रिसर्च हेल्पफुल होती है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है प्राइस डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके प्राइस अगर कम या ज़्यादा होगा देन कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट का एक परसेप्शन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्राइस, एंड प्राइस के अकॉर्डिंगली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो प्राइस डिटर्मिनेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, जो बिजनेस रिसर्च जिसमें भी हेल्पफुल होता है, राइट। So now we will discuss about the scientific method of research. So now we'll discuss about the scientific method of research means यहाँ पे scientific method देखिए क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले किस तरह से आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, देन उसके बाद उनका टेस्टिंग करके अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, सो प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आपको कोई न्यू प्रोडक्ट में आपको चेंज करना है, राइट। सो उससे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, देन रिसर्च में ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करेंगे, टूल्स का भी यूज़ करेंगे जिनके थ्रू हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे, राइट। सो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया आपने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, देन उसकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी आती है, उसको हम लोग फर्दर आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, राइट। तो टेस्टिंग करने के बाद देन लास्ट में जो भी रिजल्ट्स आया उसकी एक्यूरेसी चेक करना कि कितना वो रिजल्ट आपका करेक्ट है और किन किन फील्ड में वो रिजल्ट करेक्ट बैठता है। तो साइंटिफिक मेथड इसी को कहते हैं कि पहले सबसे क्या है आपने ऑब्जर्वेशन किया, राइट, देन उसके बाद एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, प्रेडिक्शंस देन करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइनली हम कंक्लूजन्स को डिफाइन करते हैं। सो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स के। ठीक है, सबसे पहले स्टेप इसमें आता है आपका मेक एन ऑब्जर्वेशन और आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, मीन्स आप पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आपको प्रोडक्ट बनाने मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना है, सो अगर कहीं पे इनोवेशन भी करना है तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में आप किस क्या ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। इनोवेशन करोगे तो इनोवेशन के थ्रू किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, लोगों की कौन सी नीड को फुलफिल करेंगे। सो वो नीड को जानने के लिए हम लोग वो अपना रिसर्च करने का एक ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मींस पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, निकाल के चीज़ों को जस्ट देख के एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे लैग कर रही हैं, कौन सी नीड ऐसी है लोगों की जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। सो पहला आपका जो सबसे मेन वर्क होता है रिसर्च का वो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। मीन्स पहले आप एक क्वेश्चन तो बनाओ जिसको फाइनली आप आंसर करोगे, राइट। तो वेल डिफाइंड क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो इस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक आपने ऑब्जर्वेशन की, देन आपको कोई टॉपिक मिला कि आपको कौन सा टॉपिक पे रिसर्च इनोवेशन करनी है, तो वो किस रिलेटेड टॉपिक है। सपोज कोई कंज्यूमर को अगर हाउस होल्ड का वर्क कर रहे हैं, किचन से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी अप्लायंसेस है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो आपने ये देखा कि अब जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में आपने स्टडी किया, कि डिटेल में हम स्टडी करके देखते हैं कि उस टॉपिक पे ऑलरेडी वर्क हुआ है कि नहीं, कि या कि कोई और पर्सन ने भी उस पर ऑलरेडी
ऑलरेडी रिसर्च किया है कि नहीं किया है, देन अगर किया था तो उसने किस तरह से आगे चीज़ों को कैरिड ऑन किया और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, सो ये सेम क्वेश्चन हमने उस जो भी टॉपिक हमें मिला उससे रिलेटेड हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया कि ऑलरेडी उस पर कुछ वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है, क्या ये किसी और ने भी आइडेंटिफाई की होगी, और लोगों को भी लाइक एक कंज्यूमर से आपने एक से ज़्यादा 2 3 4 कंज्यूमर से आपने पूछा तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पता चली, देन आपने एक लार्ज लेवल पे पूछा, उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, राइट। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आता है क्रिएट अ हाइपोथेसिस। क्रिएट अ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग के दो फेजेस में, 2 स्टेप्स में हमें एक क्वेश्चन मिला कि हमने टॉपिक मिला, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन ही है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव मिला कि हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, वो हमें तो पता चला ना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो अब हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस आप बोल सकते हो इट इज़ एन एजम्पशन। एजम्पशन, ठीक है, टेस्टिंग लाइक करते हैं तो टेस्ट कर रहे हो, फर्दर टेस्ट करने के लिए आपने पहले ये तो पता हो कि टेस्ट करेंगे किस पे, मीन्स कुछ एजम्पशन लेके चले अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या कोई जो क्वेश्चन हमें मिला है, ऑब्जर्वेशन जो किया है उससे रिलेटेड एक पहले से एजम्पशन लेके चले कि इसका ये आंसर हो सकता है। मीन्स जो आपका क्वेश्चन है उससे आपने एक एजम्पशन बनाया कि यस ये आंसर हो सकता है, और ये ऐसे ही आप हाइपोथेसिस नहीं फॉर्म कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं बहुत से कलीग्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ, आपने डिस्कशन किया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो आपने फाइंड आउट किया है स्टार्टिंग के 2 स्टेप में। देन रिसर्च करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर ये मिला, आपको डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला कि यस इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। सो उस सोल्यूशन को हमने क्या मान लिया, उस सोल्यूशन को हमने मान लिया हाइपोथेसिस। नाउ हम टेस्ट के थ्रू ये चीज़ देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन हमने डिस्कशन के थ्रू निकाला था कि ये आंसर हो सकता है, नाउ हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि वो आंसर एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ। अगर वो आंसर करेक्ट होता है, वो टेस्ट के थ्रू भी प्रूव हो जाता है कि यस यही सोल्यूशन है, देन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं देन वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, दैट मीन्स इसका कुछ और सोल्यूशन होगा। देन हम फर्दर नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं, राइट। सो हाइपोथेसिस क्या है, जस्ट एक अजम्पशन लेके हमने चले या एक सोल्यूशन लेके चले अपने माइंड में प्रिडिक्शन के बेसिस पे बना के कि क्या आंसर हो सकता है, उसकी देन हम टेस्टिंग करते हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ वन इज, नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस। टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी ये जो हाइपोथेसिस बनाई, ये जो अजम्पशन हमने बनाया, अब हम इसकी टेस्ट करते हैं। टेस्ट किसकी हेल्प से, देखिए रिसर्च के अंदर ही जो भी प्रोडक्शन हमने लिया है, रिसर्च के अंदर बहुत से टेस्ट लिए हैं। अगर हमारी क्वालिटेटिव काइंड की रिसर्च है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव डेटा की स्टडी कर रहे हैं, सो हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। अगर हमारी क्वान्टिटेटिव काइंड की रिसर्च है तो क्वान्टिटेटिव काइंड के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उसकी हम लोग उस मेथड्स को यूज़ करेंगे। सो डिफरेंट मेथड्स भी फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में भी बहुत से टेस्ट होते हैं जो हाइपोथेसिस की स्टडी के लिए होते हैं। उन टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि करेक्ट है जो रिजल्ट हम प्रिडिक्शंस लेके चले थे, जो एक सोल्यूशन मान के चले थे कि हो सकता है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। सो हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है। देन टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, मेक एन ऑब्जर्वेशन। मेक एन ऑब्जर्वेशन। अब हाइपोथेसिस का आपने टेस्ट किया एक मेथड को यूज़ करके, और कुछ बहुत से फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट कर रहे होंगे। नाउ आपने ऑब्जर्वेशन करेंगे किस तरह से, जैसे एक टेस्ट को किया आपने एक जगह पे टेस्ट किया या एक छोटे से एरिया में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करके टेस्ट किया, राइट, कि करेक्ट होता है या नहीं होता। देन उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ले जाके हमने वापस से उसको टेस्ट को रिपीट किया, एक बार से ज़्यादा रिपीट किया, ये देखने के लिए कि जो हमने टेस्ट किया ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट आया वो एक्यूरेट है या नहीं है, या किन किन सिचुएशन में वो रिजल्ट करेक्ट बैठता है और किन सिचुएशन में नहीं करेक्ट बैठता है। बिकॉज हर पर्टिकुलर एरिया के फैक्टर्स अलग होते हैं, लोगों की हर एरिया के हिसाब से लोगों की डिमांड भी चेंज हो जाती है। सो एक एरिया में तो आपने देखा कि जो भी आपने क्वेश्चन डिफाइन किया था, रिसर्च जिस पे रिसर्च कर रहे थे उसका टेस्टिंग किया, एक एरिया पे तो वो सोल्यूशन करेक्ट बैठा, जो प्रोडक्ट बनाया आपने एक एरिया में लोगों ने एक्सेप्ट किया, दूसरे में लोगों ने एक्सेप्ट किया। देन आप ये देखना एक ब्रॉड लेवल पे कि हर जगह पे वो चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी चेक करते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन। देन लास्ट स्टेप आता है इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च का, ड्रॉ अ कंक्लूजन।
ठीक है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी रिजल्ट्स जो आया था उसकी वैलिडिटी चेक करने के बाद देन हम लास्ट में ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे, जो हम सोल्यूशन क्रिएट किए थे, एजम्पशन, वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर नहीं करेक्ट है देन उसके बाद हम रिसर्च का प्रोसेस वापस से इस्टेब्लिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और अगर करेक्ट है देन ऑल ओके, राइट। सो लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन ड्रॉ करना। सो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है, साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च का। नाउ नॉर्मल जो रिसर्च का प्रोसेस होता है जिनके बेसिस पे हम फर्दर पूरा ये सिलेबस हमारा बेस है वो रिसर्च के प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये रिसर्च का प्रोसेस है जो हम लोग फ्लो चार्ट पूरा है प्रॉपर कि किस तरह से रिसर्च आपकी होती है, ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च का वो आपका होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। मींस जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड्स में भी पढ़ा था, सबसे पहला तो पॉइंट यही होता है कि एक्चुअल में आप प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करें कि किस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। अब उसके लिए आपने क्या किया, आपने एक जनरल एरिया चूज़ किया, मीन्स आपने ब्रॉड एरिया चूज़ किया। लाइक आपने सपोज चूज़ किया मार्केटिंग एरिया। मार्केटिंग तो बहुत ब्रॉड है, इन डेप्थ इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपने जनरल टॉपिक चूज़ किया, राइट। देन क्या कर सकते हो आप, बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या अपने कलीग्स के साथ उनके साथ डिस्कस करके उस ब्रॉड एरिया को डिस्कस करके कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे रिलेवेंट टॉपिक जहाँ पे लगता है कि और इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो न्यू एमर्ज हो रहा है, मार्केट की लाइन में एमर्ज हो रहा है, जिस पे अभी तक की कोई स्टडी नहीं हुई है। तो सबसे पहला आपका स्टेप आता है रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि हमने वर्क एक्चुअल में किस पे करना है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करना उसको प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम। फर्दर भी हम लोग डिटेल में इस टॉपिक के बारे में एनालाइज स्टडी करेंगे, राइट। तो पहला स्टेप आपका आता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। देन सेकेंड स्टेप होता है मेन रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, अब जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाइड की है, ठीक है, उसका एक ब्रीफ समरी रिटर्न डाउन करते हैं। ये देखते हैं पहले तो उसमें हम कि उस प्रॉब्लम पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हुई है या नहीं हुई है। देन उस या जो भी प्रॉब्लम है उसको हमने जो भी प्रॉब्लम लेके आए हैं ये देखना कि उसके रिलेटेड कोई टेक्स्ट हो या कोई बुक्स में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स हो, या कोई जर्नल उस पर इशू हुआ हो, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट उस पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो, कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो। सो अगर कुछ भी ऑलरेडी रिसर्च उस पर हो चुकी है, या उस पर कोई बुक है, कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस उस पर हो चुकी है, उनको रिव्यू करना, वहाँ उनकी स्टडी करना कि उनके क्या रिजल्ट्स आए थे, उन्होंने इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन बताया था। सो लिटरेचर रिव्यू वो पार्ट होता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं उनको स्टडी करना, ये देखना कि उनकी स्टडी के बाद कि उनका क्या लिमिटेशन था, जो वहाँ पे पॉइंट छूटा था, देन हम उसी पे फर्दर रिसर्च करेंगे जिस पे ऑलरेडी रिसर्च नहीं हुई है। सो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट या थ्योरीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं, या जो भी रिसर्च फाइंडिंग ऑलरेडी प्रीवियस हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। उनको स्टडी करके हमें उनकी भी लिमिटेशन पता चलेगी, ठीक है। देन आता है थर्ड आपका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। जैसे हाइपोथेसिस बताया था, ये क्या है, ये एजम्पशन होता है, राइट। एजम्पशन होता है, एक बेसिक आइडिया होता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है एक्चुअल में उसके क्या रिजल्ट्स, उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। सो उन पॉसिबल रिजल्ट में और डिस्कस करके स्पेसिफिकली कोई एक या दो पॉइंट्स अगर हमें लगता है कि हाँ ये रिजल्ट हो सकता है, सो वो ही उसी के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि एक्चुअल में हम क्या प्रूव करेंगे। देन उन हाइपोथेसिस जो भी आते हैं उसके बाद हम लोग रिसर्च डिज़ाइन को बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन मीन्स ये एक ब्लूप्रिंट होता है आपकी रिसर्च का, एक मिनट, या ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। अब ऑलरेडी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन लेना है तो आपको डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग ओवरऑल सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक के हम रिसर्च करेंगे, या कितने पास्ट के 10 साल की रिसर्च कर रहे हैं, 10 साल का डेटा कलेक्ट करना है, 15 साल का डेटा कलेक्ट करना है, वो डिफाइन करना, या कौन से सैम्पल की टेक्निक यूज़ करनी है, डेटा की कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, जो हम लोग आगे डेटा एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। सो प्री डिफाइन करना रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम लोग ओवरऑल जो आगे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उनका एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करके रखते हैं एडवांस में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा सोर्स यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है डेटा को एनालाइज करने के लिए, राइट। सो इस तरह से हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं।
नाउ नेक्स्ट वर्क एग्जीक्यूशन होता है। नाउ हमने देखा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमने डेटा सपोर्ट्स कलेक्ट करना है क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करने हैं तो वो किया, शेड्यूल प्रिपेयर करने तो वो किया, तो एक्चुअल में वर्क को एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर को स्टार्ट किया, ठीक है। डेटा एक्चुअल में हमने लोगों को, पर्सनल को भेजा या क्वेश्चन आया प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और डेटा हमने कलेक्ट किया। नाउ जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे हम अपने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाई थी उसको डेटा फॉल्स, यही हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही डेटा कलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो जो डेटा कलेक्ट किया है उसको टेस्टिंग करना मीन्स उस डेटा को समराइज करके उसको एनालाइज करना और ये देखना कि एक्चुअल, एक मिनट, या डेटा को समराइज करके ये देखना कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी मीन्स जो हम एक सोच के चले थे कि ये रिजल्ट हो सकता है, तो टेस्ट करना। टेस्ट के भी बहुत से मेथड्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, उस मेथड को यूज़ करके डेटा को टेस्ट करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि वो रिज़ल्ट का वही सेम बैठता है या नहीं बैठता है। देन उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे उस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना और रिपोर्ट फॉर्म करना, ठीक है। अब ऑब्वियसली रिपोर्ट आप किसको दोगे, मैनेजमेंट रिसर्च ओवरऑल आप कर रहे हो कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारा रिसर्च आया, रिसर्च का आंसर आया, उसको ओवरऑल इंटरप्रेट करना अपने वर्ड्स में, जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, देन उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना। सो ओवरऑल ये आपका रिसर्च प्रोसेस होता है। इन डेप्थ इनके बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग आगे सिलेबस में ही और टॉपिक्स दिए हुए डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका यूनिट 1 में रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअल में होता क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा इसमें रिसर्च डिज़ाइन का, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन अभी भी हमने जैसे बताया था, रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड और इट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखिए बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च करने में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो मेथोडोलॉजी मतलब ही होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। जैसे सपोज कोई भी आर्किटेक्चर है, ठीक है, उससे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो एक नक्शा बनाता है, ठीक है। वो नक्शे में सारी चीज़ें डिफाइन करता है कि कहाँ पे रूम्स होंगे, कहाँ पे किचन्स होगा, कहाँ पे हमने लिविंग रूम बनाना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है। तो उसका पहले से एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखता है, ठीक है, ताकि प्रॉपरली सबको पता हो कि कहाँ पे क्या बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को आगे ऑपरेट करते हैं। तो सेम उसी तरह से जैसे एक आर्किटेक्चर कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ भी बिल्डिंग या कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पहले एक नक्शा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे ही रिसर्च डिज़ाइन भी एक आपका ब्लूप्रिंट ही होता है, स्ट्रक्चर ही होता है कि ओवरऑल किस तरह से आप सारी एक्टिविटीज़ को आगे कैरीड ऑन करेंगे, ठीक है। लाइक पहले आपका डेटा कलेक्शन होता है, तो डेटा कलेक्शन के लिए भी बहुत से टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। सो कौन सा टूल्स यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। नाउ मेजरमेंट करना है, टेस्टिंग करनी है, तो टेस्ट के लिए भी बहुत सारे टेस्ट है, कौन सा टेस्ट सूटेबल है, कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, फर्दर इंटरप्रिटेशन किस वे में होगा, रिपोर्ट राइटिंग के डिफरेंट वेज है, कौन सा वेज रिपोर्ट राइटिंग के लिए अडॉप्ट करना है। ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के अंदर पहले से डिसाइड करके रखते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग यहीं पे करते हैं, ठीक है, कि कब कौन सा चीज़ स्टेप लेना है, कब कौन सी रिपोर्ट बनानी है, कौन से टाइम पे आपने एक्चुअल में कौन सा वर्क इनिशिएट करना है, हर वर्क के लिए टाइम पीरियड भी डिसाइड करना, या कितने टाइम की रिसर्च है। सो ओवरऑल जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डिफाइन करते हैं पहले से ही, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे वर्क इनिशिएट करते हैं। सो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनको आंसर यहाँ पे करते हैं कि स्टडी, पहले तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ उसके वाई द स्टडी बीइंग मेड, क्या किस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी है और उससे आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। नाउ किस एरिया में स्टडी होगी, ठीक है, कितना जोग्राफिकल रीजन आप कवर्ड करेंगे। देन किस टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वान्टिटेटिव डेटा होगा या क्वालिटेटिव होगा। दो ही तरह का डेटा होता है, इसके अंदर वेरियस मेथड्स होते हैं, ठीक है।
देन वो जो डेटा हमें फाइंड आउट करना है वो हमें कहाँ पे मिल सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए स्टडी है, सैम्पल डिज़ाइन कैसा है, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, टेस्टिंग कैसे की जाएगी, और रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी, किस मैनर में। ये सारे डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है रिसर्च डिज़ाइन की? इम्पोर्टेंस ऑफ आरडी, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन की। सबसे पहले आपका आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट मीन्स आपको, जैसे अगर आपने एक स्टेप लिया, पहले से आपने डिसाइड करके नहीं रखा है हर चीज़, तो एक स्टेप लिया, देन नेक्स्ट स्टेप लेना है, तो वापस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वापस से आप स्टडी करने बैठ रहे हो, टाइम अपना कंज्यूम कर रहे हो कि अब हमने क्या करना है। फिर हर एक स्टेप से पहले आपने कुछ टाइम देना रहता है, तो यहाँ पे आप लोग पहले से ही सब कुछ करके रखते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस्ड होती है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट, इट फैसिलिटेट्स स्मूथ वर्क या स्मूथ ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले से हर पर्सन को भी पता होता है कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितने टाइम में करनी है, सो स्मूथली वर्क विदाउट एनी हर्डल आपका चलता रहता है, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन रिलेवेंट डेटा कलेक्शन। इट हेल्प्स इन रिलेवेंट डेटा कलेक्शन, ठीक है। पहले से आपका प्री डिटरमाइन है, आपने वापस से नहीं देखना कि क्वांटिटेटिव डेटा सपोज क्वालिटेटिव करना चाहिए था, लेकिन आपने क्वांटिटेटिव करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो पहले से आपका डिफाइंड है कि क्वालिटेटिव करना है, तो आपने वैसे ही तुरंत अपनी स्टडी कर दी। एनालिसिस के लिए कौन सा स्टेप यूज़ करना है वो भी प्री डिफाइंड है, तो जैसे ही डेटा कलेक्ट हुआ आपने तुरंत एनालिसिस स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंगली, जैसा भी प्री डिटरमाइंड आपने करके रखा है। तो स्मूथली सारी चीज़ें फ्लो होती रहती है, और रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी आपकी स्मूथली रन करती रहती है विदाउट एनी हर्डल। Then helps in getting एक्सपर्ट रिव्यूज़, ठीक है। अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन हम लोग जब बनाते हैं तो उसको एक्सपर्ट से रिव्यू भी करा लेते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ताकि आपको बाद में कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। तो मिस्टेक्स को अपनी कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पहले से एक्सपर्ट्स को हम लोग चेक करा लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन भी रिव्यू करा लेते हैं कि कितना वो करेक्ट है, या उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहिए तो उन चेंजेस को भी कर लेते हैं, राइट। Then provide a direction to execution. Provide a direction for execution, ठीक है। सेम वही चीज़ वापस से कि कब कौन सी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी है, वो भी आपका डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, लाइक प्री डिटरमाइंड है। नाउ यू नो कि कौन कौन से स्टेप से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। नाउ और देखिए कुछ तीन टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइंस भी होते हैं, सो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, सबसे पहले जो टाइप का रिसर्च डिज़ाइन होता है दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी या आरडी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन को देखिए फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिसर्च डिज़ाइन जब हम रिसर्च देखिए करना इनिशिएट करते हैं बिल्कुल बेसिक वर्क से, मीन्स सपोज कोई हम ऐसा टॉपिक यूज़ करें जिस पे अभी तक की कोई रिसर्च नहीं हुई, सो जब हमें ग्राउंड वर्क स्टडी करनी हो, ठीक है, मीन्स हाइपोथेसिस क्रिएट करने से भी पहले की स्टडी करनी हो कि हाइपोथेसिस अगर हमें क्रिएट करना है, तो हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए हमने रिसर्च करनी है, राइट। अभी हमें कुछ भी ज़रा बिल्कुल भी हमारे पास ज़ीरो रिकॉर्ड है, पुराना ज़ीरो रिकॉर्ड है, ठीक है, हमें पता नहीं है, कोई भी प्री प्लान इसके लिए डिज़ाइन भी नहीं होता है कि कैसा एनालिसिस यूज़ करना है, ठीक है। और इसके लिए कोई आप क्वान्टिटेटिव मेथड्स भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ करते हैं, अब उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई अनस्ट्रक्चर सारी चीज़ें होती है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड में आपको कुछ पता नहीं होता है, बिल्कुल बैकग्राउंड वर्क से जब आप कोई चीज़ इनिशिएट करते हो तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं उसे, ठीक है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, बिकॉज कोई भी कभी भी आपका जो प्रॉब्लम्स है, अब हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है तो आपकी प्रॉब्लम्स भी देखिए डिफाइन करना है, ये पहला स्टेप होता है। सो उस बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, जस्ट एक इंसाइट स्टिमुलेटिंग करने के लिए, ठीक है, मीन्स एक इंसाइट रिसर्च करने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स
क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग बेसिक रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, लाइक हमने जस्ट कौन कौन से लिटरेचर कलेक्ट करने, कौन कौन से लिटरेचर स्टडी करने हैं, उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, एक इंसाइट लेने के लिए रिसर्च करते हैं। सबसे मेजर एम्फेसाइज इसी पे होता है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें ज़्यादा होती है कि कभी भी आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज एक्चुअल में अभी वर्क इनिशिएट नहीं हुआ है। देन सेकेंड काइंड की रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिज़ाइन इज डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज भी बोलते हैं, डायग्नोस्टिक आरडी। नाउ क्या है, ग्राउंड वर्क जैसे आपने कर लिया, नाउ आप क्या करोगे, एक्चुअल में डेटा एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। स्टडी में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स लिया आपने, ग्रुप स्टडीज़ किया, एक्चुअल में डिटेल्ड में सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव जैसे आपको फॉर्मुलेट करना है, सो ऑब्जेक्टिव आपका आगे रिसर्च करोगे तो उसके साथ साथ चेंज नहीं रहता रहेगा, ऑल ओवर द रिसर्च प्रोसेस ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेगा। या मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन डिसाइड करना है, सैम्पल सिलेक्ट करना है, डेटा को कलेक्ट कैसे करना है वो देखना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। मीन्स डिटेल्ड एनालिसिस आप करते हो, डिटेल्ड में सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि रिसर्च और प्रोसेस हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। देन लास्ट आता है, थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल और कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। मीन्स लाइक आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में ग्राउंड वर्क करके हमने कुछ हाइपोथेसिस डिज़ाइन की होगी या फाइंड आउट की होगी। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग उनका टेस्टिंग करते हैं, यूजुअली ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग से रिलेटेड होता है। कॉजल रिलेशनशिप जब हम फाइंड आउट करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास है, उनका रिलेशनशिप देखने कि उनमें किस काइंड की रिलेशनशिप है, तो ऐसी स्टडी करनी हो, सो उसे एक्सप्लोरेटरी या कॉजल रिसर्च स्टडीज़ भी बोलते हैं, राइट। सो दो से ज़्यादा मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे आ जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप आ जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट करके हमने एक फैक्टर को मैनिपुलेट करके ये देखा कि उसका दूसरे फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। सो जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में फॉर्मुलेट की होगी हाइपोथेसिस, उनका टेस्टिंग करना, राइट, उनके टेस्टिंग करके रिलेशनशिप देखना वेरिएबल्स के बीच में, राइट। सो ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन था। नाउ यूनिट 1 इज़ completed. From the next part we will start from unit 2. Okay, thank you.